अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। और आज दो बहुत अहम खबरें। सबसे पहले आपसे वो शेयर करेंगे। एक तो ये है कि कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को आज तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। मज़ीद ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे और इन ममालिक के फ़लस्तीन को तस्लीम करने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबरान ममालिक की तादाद 150 हो चुकी है। टोटल जो ममालिक मेंबर हैं अक़वाम मुत्तहिदा के वो 193 हैं। उनमें से 150 फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर चुके हैं और ये एक बहुत बड़ी फ़तह है फ़लस्तीन के कॉज़ के लिए और उन ममालिक के लिए जो मुसलसल फ़लस्तीन के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। ख़ास तौर पे ये तब्दीली यूरोप के अंदर आई है। गज़ा की जंग के बाद वहाँ पे मीडिया ने जितना वहाँ पे हकीकत दिखाई है, यूरोप के लोगों को उनको एहसास हुआ है कि उन्होंने इसराइल बनवा कर कितनी गलती की और आज तक इसराइल को वो जो सपोर्ट करते रहे हैं उसकी वजह से इसराइल ने एक जेनोसाइड शुरू की हुई है। और बरतानिया का इसलिए ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कनाडा ये एक ही मोनार्की के अंडर हैं, इसलिए इनका तस्लीम करना बहुत अहम है क्योंकि बरतानिया वो मुल्क था जिसने इसराइल की रियासत को फ़लस्तीन की रियासत के अंदर कायम करवाया, सपोर्ट किया और वहाँ पे पूरी दुनिया से यहूदियों को लाकर बसाया। ज़ायनिस्ट मेंबर थे, उनके कहने पे बैलफोर एक्ट बहुत मशहूर है 1917 का, उसके ज़रिए बैलफोर डिक्लेरेशन के ज़रिए इसराइल को बनाने की जो मंजूरी दी गई थी। तो इसलिए देखते हैं आने वाले दिनों में मज़ीद कितने ममालिक इसमें शामिल होते हैं। कल न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस भी हो रही है जिसको फ़्रांस और सऊदी अरेबिया ने मुश्तरका तौर पर ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें वो तमाम ममालिक जिन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया एक अलग रियासत के तौर पे वो भी शिरकत करेंगे और उसमें मज़ीद पेशरफ्त होने की उम्मीद है। तो फ़लस्तीनियों की कुर्बानियाँ रंग ला रही हैं। दूसरी अहम खबर है, बाग्राम एयरबेस का तनाज़ा खड़ा हो गया है। अफ़गानिस्तान के अंदर ये एयरबेस बहुत बड़ी है और अमेरिका की दुनिया में जितनी भी एयरबेसेस हैं उनमें सबसे बड़ी ये है और ये उन्होंने यहाँ पर बनाई थी, लेकिन जब 2021 में अमेरिकी फ़ौजों का यहाँ से इनखला हुआ तो ये बाग्राम बेस और इस पर जितने भी हथियार थे, जितने तैयारे थे, हेलीकॉप्टर थे और गाड़ियाँ थी और असलहा था लेटेस्ट, वो यहाँ छोड़ के और भी बाकी जगहों पे भी अमेरिका के ट्रूप्स यहाँ से चले गए। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो अफ़गानिस्तान से ये एयर बेस वापस लेना चाह रहे हैं और इसके लिए बातचीत भी जारी है, लेकिन साथ उन्होंने धमकी भी दी है कि ये बाग्राम एयरबेस उनकी है जिन्होंने इसे तामीर किया है और अगर अफ़गानिस्तान ने ये बेस हमें वापस ना की तो बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, बहुत बहुत बुरी बातें हो सकती हैं, बुरा सलूक हो सकता है। और ये धमकी है जिसके जवाब में अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी ने भी इसको डिसमिस कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अमेरिका भूल जाए कि हम उसको 1 इंच ज़मीन भी अपनी कोई देंगे और हमने इस पे फ़तह हासिल की, हमने कब्ज़ा किया है, तो इस अमेरिका को कोई अड्डा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके साथ साथ वहाँ के जो आर्म्ड फोर्सेस के चीफ़ हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि बाग्राम एयरबेस अमेरिका को नहीं दी जाएगी और इसमें अमेरिका की गलत फहमी है। जिस चीज़ पे जिस अफ़गानिस्तान के एक इंच पे अफ़गान लोगों का, अफ़गान अवाम का हक है। और ये बात फसीउद्दीन फितरत ने एयर फोर्स यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग कोर्स के मौके के इख्तिताम पर की और उन्होंने कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो ये बयानात हैं ये खाली बड़के हैं और हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। लेकिन जानने वाले लोग कह रहे हैं कि बातचीत तो हो रही थी और झगड़ा पैसों का है। जितने पैसे अफ़गान तालिबान की हुकूमत अमेरिका से मांग रही है, अमेरिका उतने देना नहीं चाहता, अमेरिका उससे कम देना चाहता है। और अगर अमेरिकी पैसे की बात करें तो अफ़गान तालिबान हुकूमत को अमेरिका मुसलसल पैसे दे रहा है जब से ये आई है और वो पैसों को अनाउंस नहीं किया गया, खुफिया तौर पर आ रहे हैं खामोशी से। तो पैसा बहुत बड़ी ताकत है। देखना यह है कि वो पैसा क्या अब यहाँ भी अपना काम पूरा कर सकेगा या नहीं। लेकिन इसकी जो वजह बताइए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसकी वजह से इस खित्ते में ख़तरे की घंटियाँ बज गई हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि बाग्राम एयरबेस से जो चीन की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं वो 1 घंटे की
एयर डिस्टेंस पे हैं, बहुत करीब हैं, वो उन पर नज़र रख सकता है, उनको थ्रेट कर सकता है। इसी तरह रूस की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो भी बगराम से करीब है। लेकिन एक चीज़ जिसका जिक्र नहीं हो रहा और जिसका जिक्र हम करना चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो सी पैक है और जो गिलगित है और पाकिस्तान का वाखान की पट्टी है वो भी बागराम के बहुत करीब है। और चीन को अगर तशवीश होगी तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को भी तशवीश होगी कि अमेरिका के ये मकासद हैं इस खित्ते में वापस आने के, उससे पाकिस्तान को क्या नफ़ा या नुकसान हो सकता है। तो बहुत ही एक वॉलेटाइल सी सिचुएशन है जिसको बहुत एहतियात से देखना पड़ेगा। ये है दोनों अहम खबरें और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सोच में क्या तब्दीली आ रही है। कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने लंदन में 1100 पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से ख़िताब किया और वहाँ उन्होंने बहुत तारीफ़ की है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, उनका शुक्रिया अदा किया है। ये पहला ख़िताब था उनका पाकिस्तान की जो जंग हुई है भारत से और जीती है वहाँ पे, उसके बाद और उसके साथ जब अब सऊदी अरब के साथ जो दिफाई माहिदा हो उसके बाद बहुत पॉजिटिवली वहाँ पे उनके इस खिताब को लिया गया है। हमें ज्वाइन करेंगे सैयद कमर रज़ा जो चेयरमैन है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के, वो हमें लंदन से ज्वाइन करेंगे जो इस इवेंट के होस्ट थे। और उसके बाद हम बात करेंगे आज के क्रिकेट मैच पे जिसमें पाकिस्तान की एक विकेट गिर चुकी है, एक कंट्रोवर्शियल कैच फखर जमान का पाकिस्तान ने 55 रन बनाए, उस पर हम बात करेंगे डॉक्टर नुमान नियाज से जो एक क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। और हमारा आज का हॉट इशू होगा आज़ाद जम्मू कश्मीर में एहतजाज, 29 सितंबर की इस अपील के पीछे क्या रॉ है या कौन है, इस पे बात करेंगे हम वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से। शुरू करते हैं सैयद कमर रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि जो कल इवेंट हुआ है 1100 के करीब लोग थे, हमने देखा उसकी तकरीर भी सारी, आपके ख्याल में ये कामयाब इवेंट था और अगर कामयाब था तो उसकी वजूहत क्या है कामयाबी की? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। ये एक कामयाब इवेंट था। लोगों ने पूरे मुल्क के तूल अर्ज से अपने हरदिल अजीज प्राइम मिनिस्टर को सुनने के लिए आए और ये जो 1100 प्लस लोग थे ये हर मकतबा फ़िक्र के लोग थे। इसमें पार्लियामेंटेरियंस थे, इसमें मेयर्स थे, इसमें काउंसलर्स थे, इसमें बिजनेसमैन थे, इसमें प्रोफेशनल्स थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जब से फिफ्थ जनरेशन वॉर के जरिए ओवरसीज को पाकिस्तान के मुखालिफ उनमें एक तहरीक पैदा की गई है, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत खुशाइन बात है। और ये प्रोग्राम इस तरह से कामयाब है कि लोगों ने बड़े तहम्मुल से दूर दूर से सफर करके आए और अपने प्राइम मिनिस्टर को फर्स्ट हैंड सुना उन्होंने। क्या ये बताइएगा, आपने अभी कहा कि लोगों को एक रुझान उनका एक सियासी जमात की तरफ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का पीटीआई की तरफ ज़्यादा रुझान है, तो ये जो सफारती महाज पे पाकिस्तान को कामयाबियाँ मिली हैं और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा भी हुआ है, पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, इसकी वजह से आप समझते हैं कि वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की सोच बदली है अब? देखें जी, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, पहली बात तो ये हमें पार्टियों की वाबस्तगी से बालातर होकर चलना है। हम मुल्क से बाहर सिर्फ पाकिस्तानी हैं और सारी सियासी जमातें हमारी हैं। और अगर कोई शरपसंदी कर रहा था, कोई उस तरफ इन चीज़ों को ले जा रहा था, तो उसके पीछे जो पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें हैं उनका हाथ है। वो पेड लोग भी बैठे हुए हैं जो ओवरसीज का नाम इस्तेमाल करके जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ शरंगेजी फैलाते हैं। तो मैं समझता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी चाहे जिस जमात से भी तल्ले रखते हो वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं और पाकिस्तान के ख्वाहां हैं वो। ये आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हमने देखा है मुसलसल कई सालों से कि पाकिस्तान से जो भी कोई आला सियासी या सफारती सतह पे कोई वफ्द जाता है या कोई शख्सियत जाती है वहाँ पे, तो इंग्लैंड में ख़ास तौर पे वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं कुछ, वो गाड़ियों के पीछे भागते हैं, नारे लगाते हैं, गंदी गुफ्तगू करते हैं, गालियाँ निकालते हैं। ये ट्रेंड काफ़ी सालों से हमने देखा है, लेकिन रात वाली जो इवेंट है उसमें हमें थोड़ी सी हवा बदली नज़र आ रही है। क्या ये वाकई दुरुस्त है या ये आर्जी है? नहीं सर, ये बिल्कुल दुरुस्त है। आप ये देखें जो ओवरसीज के साथ सलूक इस हुकूमत ने किया है वो शायद ही इससे पहले किसी ने किया हो। जब ओवरसीज क्या कन्वेंशन सलूक किया? पाकिस्तान हुआ जब ओवरसीज कन्वेंशन हम्म। पाकिस्तान हुआ तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनको स्टेट गेस्ट करार दिया। जब पाकिस्तान ये पहुंचे तो
पाकिस्तान के स्टेट लॉन्जेस इनके लिए खुले। प्राइम मिनिस्टर हाउस में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1200 से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों को प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़ोराना दिया। फील्ड मार्शल साहब ने उनके ऑनर में ज़ोराना दिया, इनकी बैठकर बातें सुनी और जो इनके मसाइल थे वो सुने। और बाद में उसकी ये तो मेहमानबाजी हो गई। उन मसाइल पे कोई अमली इकदाम भी हुए कि नहीं हुए? कुछ उनको बेहतरी आई है उनकी जो डीलिंग है? जी 100% हुए। अच्छा। वो 18 पॉइंट्स उनको इस प्राइम मिनिस्टर के लंदन आने से एक हफ्ता पहले इसाक डार साहब ने एक मीटिंग चेयर की, क्योंकि इस सिलसिले में एक टास्क फोर्स बनी हुई है जिसका मेंबर मैं भी हूँ। उन्होंने चेयर की और उन्होंने मेक श्योर किया कि वो जो ऐलानात थे वो अमली तौर पर उनके नोटिफिकेशन हो चुके हैं, वो सब चीज़ें इफेक्टिव हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 99% चीज़ें जो हैं वो इफेक्टिव हैं और उनके नोटिफिकेशन हो चुके हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ा मसला क्या था ओवरसीज पाकिस्तानीज का? देखें जी, सबसे बड़ा मसला जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का है वो उनकी जायदादों का है कि जो वो अपनी खून पसीने की कमाई से कोई चीज़ बनाते हैं या उनको विरसे में कोई चीज़ मिली है तो उन्हीं के रिश्तेदार उस पर काबज हो जाते हैं, उनको कोर्ट ले जाते हैं और पाकिस्तान के सिर्फ अलोन सिविल कोर्ट्स में दाइयां लग जाती हैं उस मसले को हल करने के लिए, उस केस को हल करने के लिए। तो ये जो नई लेजिस्लेशन हुई है इस गवर्नमेंट के अंदर कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स, और वो कोर्ट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब ठीक है, केस सुनेगी तो वो 3 महीने के अंदर उसका फैसला करेगी, और अगर वो अपील में केस जाएगा तो एक ही अपील है जो हाई कोर्ट में होगी, वो भी 3 महीने के अंदर उसका फैसला करेगी। और जो ओवरसीज हैं वो अपने रिस्पेक्टिव कंट्री से, अपने नियरेस्ट कॉन्सुलेट से या एम्बेसी से पार्टिसिपेट कर सकेंगे थ्रू वीडियो लिंक। ठीक है, ठीक है। इसके बाद कोई और इवेंट आपका अमेरिका में भी आप अरेंज कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ? देखें जी, बिल्कुल अमेरिका में भी लोग बेताब हैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, मगर अभी तक कोई ऐसा इवेंट प्रपोज नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं कहा गया। अगर इजाज़त मिलेगी सर तो दिनों में इवेंट हो सकता है। और जहाँ तक फील्ड मार्शल का सवाल रहा तो पूरी दुनिया से ओवरसीज की ये डिमांड है, वो प्यार करते हैं अपने कौमी हीरो का और वो चाहते हैं कि फील्ड मार्शल आए, वो अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिलें फर्स्ट हैंड और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक, बहुत शुक्रिया सैयद कमर हमसे बात करने का। और अब हम बात करेंगे जो क्रिकेट मैच हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दुबई में, दूसरा एक हफ्ते के अंदर अंदर। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नुमान नियाज ने, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और बहुत पुराने क्रिकेट के फ़ैन भी हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा जो टीम में तब्दीलियाँ की गई हैं, पहले तो इस पे ज़रा जो कंट्रोवर्शियल कैच है उस पर ज़रा बात कर लें। ये क्या कर रही है आईसीसी और इनके एम्पायर्स क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? देखिए, एक चीज़ है, आपको पता है कि आई एम नॉट द कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट, लेकिन अब इतनी ज़्यादा ब्लेटेंट कुछ चीज़ें हो रही हैं। ठीक है कि पाकिस्तान ने अभी जो ये हुआ था हैंडशेक कंट्रोवर्सी और सूर्य कुमार ने पॉलिटिकल बात की थी, वहाँ पे शायद पीसीबी वाज ऑन द रॉन्ग फुट और उन्होंने कुछ मेस क्रिएट किया अपना ही, एक अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। हालांकि दे वुड हैव टेकन आईसीसी डाउन अगर इनको सारे उस वक्त इंस्टेंटली ये लॉज और बाय लॉज को कोट कर देते और रिपोर्ट कर देते। चले वो तो हो गया, नहीं चले नहीं हो गया, हमारी गलती है ना, फिर बहुत बड़ी इनएफिशिएंसी है ना। हमारे जितने भी साथ गए हुए लोग पीसीबी में डेफिनेटली इनएफिशिएंट बिहेवियर था एंड प्रोबेबली चेयरमैन को भी एडवाइस किया गया था ये कह देना कि हम बायकॉट कर लेंगे। खुद एशियन क्रिकेट काउंसिल की चेयर आपके पास है। इंडिया इसका मतलब इनकी तैयारी ठीक नहीं थी, इन्होंने एंटिसिपेट नहीं कि वो ये कर सकते हैं। हाँ, और एंटिसिपेट करना चाहिए था, स्पेशली आफ्टर द ह्यूमिलिएशन व्हिच इंडिया। और फिर हमारा कैप्टन बात करते हो भी उसका जवाब भी दे सकता जो इंडियन कैप्टन ने किया, लेकिन उसने नहीं दिया। और वो उस वक्त अगर रिपोर्ट कर देते, हाँ जी, और प्लस वो जो हैंडशेक था वो तो कंट्रोवर्सी ही नहीं थी, वो तो किसी लॉ में कवर ही नहीं होता और इनडायरेक्टली लगता है स्पिरिट ऑफ द गेम। असल में वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी सूर्या कुमार की, जो कि आईसीसी ने अगर परमिट किया तो दे वर इन ट्रबल, क्योंकि वो अपने ही लॉज को कॉन्ट्रोवीन कर रहे थे और यू मस्ट हैव हैड एन। अच्छा, मैं इसको थोड़ा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखूं तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कुछ हुआ है उसके बाद इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे वो बात में वजन नहीं रहा। पाकिस्तान को लोग सुन रहे हैं और बहुत ज़्यादा
अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। क्रिकेट के मामले में क्या वजह है कि हमें लग रहा है कि हम अभी तक वही फंसे हुए हैं जहाँ पे इंडिया किंग है क्रिकेट का और वो रूल कर रहा है अभी तक। इसकी क्या हमारी नाकामी नहीं है ये? 2-3 रीज़न है जी हमारी बिल्कुल नाकामी है। एक तो हमने ट्रांजिशन में हम उधर ही रह गए और क्रिकेट बहुत आगे चली गई, जिसको मॉडर्न क्रिकेट कहते हैं। इंडिया एक स्ट्रक्चर्ड पाथवे से अपने प्लेयर्स को लेके आ रहा है, बैक्ड बाय साइंटिफिक इंटीग्रेशन और मल्टी डिमेंशनल वर्ल्ड लेवल की वो टीम है। तो क्रिकेट में तो आपका मुकाबला ही नहीं उनके साथ रहा हुआ। T20 में स्टिल वन ऑड अगर इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो जाए तो आप उनको शायद compete कर लें, वरना कंपटीशन नहीं है और आपका स्किल सेट नहीं है मॉडर्न क्रिकेट खेलने का। तो ये तो इनएफिशिएंसी है क्रिकेट बोर्ड की, सिंपल एज दैट। और इस वजह से वो अच्छा, दूसरा वो बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल जगरनॉट बन चुका है इंडिया। 12 बिलियन का तो उनका IPL का ब्रांड है और सारे जितने प्रोडक्शन होती है, पूरे जितने भी पेटेंट ये जो राइट्स होल्डर्स हैं वो सारे इंडियंस हैं। और आपको मैं जल्दी से ये बता सकता हूँ कि जियो स्टार कंसोर्शियम जो मुकेश अंबानी ने बनाया है, उसमें उसने 576 मिलियन का वाईकॉम खरीदा और 8.6 बिलियन का डिज्नी खरीदा और ICC के ग्लोबल राइट $3.01 बिलियन के खरीदे और IPL के राइट $3.05 बिलियन के खरीदे। तो आप तो पैसा बोलते उस आउटले में वो पैसा बोल रहे हैं, लेकिन सब बाकी सब लेट हैं। अच्छा, इसमें नहीं, गलत है ना भाई। उसमें इब्सार भाई जो सबसे ज़्यादा गलती कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये पोलराइज हो गया है। इंडिया ठीक है कि फाइनेंशियल जगरनॉट है, ठीक है कि मैक्सिमम शेयर वहाँ से आता है रेवेन्यू का और IPL में इनके इंटरेस्ट हैं सारी दुनिया के, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट द कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, दे डोंट ओन इंटरनेशनल क्रिकेट। और आपका कोई आप भी उतना ही फुल मेंबर है, आयरलैंड भी उतना ही फुल मेंबर है जितना कि इंडिया है, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव बॉडी है। अभी आपने बात की थी कैच की, आपको साफ नज़र आ रहा है जय शाह ICC चेयर है, उसके बाद CEO उनका संजोग गुप्ता है, जिसने काफ़ी थ्रेटनिंग ईमेल सुनने में आ रहा है कि की है PCB को चार्ज किया और इंक्वायरी हो रही है वायलेशंस पे। और 2 हो गए हेगमोन के। अच्छा, फिर श्रीलंका, आज मैं कहना नहीं चाह रहा था, थर्ड अंपायर श्रीलंकन, ऑन फील्ड अंपायर अफगान, और अफगानिस्तान एंड श्रीलंका क्रिकेट में के डोमेन में दे आर द लैप डॉग्स ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग इवन ओमान। सो ये चीज़ें जो हैं, अच्छा अब हमारी गलती क्या है? एक तो हम उस लेवल पे जाके, ठीक है कि मैं इतना एडमायर कर रहा हूँ मोहसिन नकवी को, एटलीस्ट ही इज़ ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इल एडवाइज रिस्पॉन्स अपने गले में आ जाती है। बातें सुन के लगता है कि ये तो सचमुच की जंग से ज़्यादा खतरनाक किस्म की जंग हो रही है, जहाँ हमारे PCB चेयरमैन भी, हमारे खिलाड़ी भी, हमारे जितने ऑफिशियल हैं वो भी डरे हुए रहते हैं कि कहीं आगे वो चपेड़ियाँ करा दें। नहीं, ये तो नहीं, इस तरह तो फिर इससे बेहतर है कि पाकिस्तान क्रिकेट ना खेले। देखिए सीधी सी बात है, हम हॉकी में अगर पीछे चले गए हैं तो क्रिकेट में भी फिर पीछे चले जाए, निकल जाए इसमें से सब कुछ। हम क्रिकेट में चले गए हैं, हम इररिलेवेंट हो गए हैं ना, तो फिर अपनी बेइज्जती तो रोजाना हमें नहीं करवानी चाहिए ना। इससे बेहतर है कि हम पार्टिसिपेट। आप मुझे ये बताएं, देखिए मैं एक जो बात कर रहा हूँ ये थोड़ी सी रेडिकल सी बात है, लेकिन क्या पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि अपनी क्रिकेट टीम को विदहोल्ड कर ले कुछ सालों के लिए? वो एक्चुअली सस्पेंशन, वो एक्चुअली जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना ICC का, उसका क्लॉज है 2.10A, उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आप नहीं कर सकते बीइंग अ फुल मेंबर, क्योंकि ICC है लेजिस्लेटिव बॉडी, बट दे आर एम्पावर्ड कि वो आप सस्पेंशन। अगर आप कह रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक लैपटॉप हैं इंडिया के, वो है, तो फिर इस तरह की गेम का क्या फायदा जो शुरू से ही रिग्ड है? एग्जैक्टली, शुरू से ही, मतलब ये नहीं कि मैच के दौरान कोई अंपायर कर रहे हैं, पहले से पता है कि ये रिग्ड है और ये एक साइड पे इसके फैसले जाने हैं, तो फिर ये अपनी बेइज्जती करवाने का क्या फायदा बार बार? जब आप कुछ कर नहीं सकते, व्हाई डोंट यू लीव द अरीना? अच्छा, उसमें सिर्फ एक बात मैं करूंगा, वो 3-4 साल आपको लगेंगे। साउथ अफ्रीका ने आइसोलेशन के पीरियड में अपनी क्रिकेट टीम बना ली थी, जब वो पाथी पे बाहर हुए थे। उनके देखने वाली फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्ट्रक्चर था। आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए, जो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चेयरमैन और द चीफ एग्जीक्यूटिव, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे ऑफिस होल्डर्स ही। ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब चेयरमैन ही ऐसे होंगे तो आगे वो ऑफिशियल जो हैं वो क्या कर सकेंगे? अगर इतने सालों से हो रहा है तो चेयरमैन पे जिम्मेदारी तो आएगी ना कि आप क्या कर रहे हैं, लोग करवा क्या रहे हैं, 10-15 साल आपने अपॉइंट क्या किए हुए हैं। देखिए, बक स्टॉप्स एट द टॉप मेरे ख्याल में। अब बात दूसरी बात ये है कि जो ये मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट के से विड्रॉ करने की टीम पाकिस्तान को, इसलिए कर रहा हूँ कि पाक भारत जंग जो हुई है मई में, उसके बाद एक पाकिस्तानी कौम का मोरल ऊपर है। ठीक है, हम दूसरे शोबों में भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उस स्टेरॉइड से जो हमें मिला है, लेकिन हम देखते हैं कि क्रिकेट का मैच इंडिया से हारने की वजह से
उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उस मोमेंटम पे, उस एनर्जी लेवल पे जो पाकिस्तान के पास आया है मई में। तो मैं एक साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल बात करूं तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि जो नुकसान ज़्यादा है फ़ायदा कम है? लेकिन देखें, बात सुने, इसमें अगर आपकी कॉम्पिटेंसी होती ना, उन्होंने आपको मौका प्रोवाइड किया हुआ था। देखें, आपको, मुझे भी पता था कि 10th मई के बाद इंडियंस दे हैव ऑलवेज बीन वेरी बैड लूजर्स, और वो तो सोच भी नहीं सकते थे उनका नैरेटिव पिट जाएगा, मिलिटरली वो हार जाएंगे और उसके बाद ग्लोबली वो आइसोलेट होंगे, उनको हजीमत उठाना पड़ेगी। ये तो हो गया। तो आपको पता होना चाहिए था ना वो कितने हॉस्टाइल आएंगे। अच्छा, अब मुझे तो हमें भी हॉस्टाइल नहीं होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, हमें मुझे ये अफसोस है, एक रुखसार के बाद दूसरा पेश करना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं भी आपको बताता हूँ, अगर इन्होंने सूर्या कुमार वाली जो उसने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी, वो 2.4, 2.1.1 और 2.1.2, और आप 18 घंटे, 36 घंटे या 96 घंटे में अगर आप रिपोर्ट कर देते तो उसका ये होता है कि नो रेश नहीं किया ना, नो रेशल, नो पॉलिटिकल। ये तो आप जो बैटलफील्ड पे जो जीता है आपने जंग, असल जंग में जो कुछ जीता है, आप क्रिकेट के मैदान में हार रहे हैं। अच्छा, आज का मुझे बता, लेट्स सपोज अल्लाह करे पाकिस्तान मैच जीत जाए, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के कप्तान को जवाब नहीं देना चाहिए 6-0 कह के उस दिन का? यादव ने जो उस दिन किया है, वाई नॉट, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंस तो उन्होंने दे दिया ना, क्योंकि आईसीसी ने अगर परमिट किया है तो पाकिस्तान को, मैं वही कह रहा था ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लुधियाना लेके जाते, आईसीसी को कहते बाबा आप नहीं, तो आप नहीं लेके गए ना, नहीं कर रहे, उसने किया है ना, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया उसने, ये भी करें। ये क्यों हर वक्त बिछे ही रहते हैं उनके आगे क्रिकेट के मैदान में? मैं आपको मतलब इंडिया का इलाज तो जो नजर आ गया एक ही है। नहीं, लेकिन इसमें एक बात आ जाएगी ना, आपके पास कॉम्पिटेंसी नहीं थी, आपने रिपोर्ट नहीं किया, वो रिपोर्ट कर दें, वो रिपोर्ट कर दें, फिर वहाँ एग्जाम, फिर हमारा केस बन जाएगा ना, क्योंकि इन्होंने भी तो किया था। उस वक्त तो आईसीसी ने कुछ तरीके से इस बात पे हमने रिपोर्ट नहीं किया, वो ये कहेंगे आपने रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है, नहीं किया, लेकिन एक एग्जाम्पल तो उन्होंने सेट की है ना, फॉलो दैट। पहले एंड दिस इज नॉट फॉर, यू आर सो वेरी राइट, दिस इज नॉट कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट गुड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट जो उस दिन उन्होंने किया। तो एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आज के मैच में आपके ख्याल में पाकिस्तान के 90 स्कोर हो गए हैं 10 विकेटों में, 10 ओवर्स में, सॉरी, तो कैसा देख रहे हैं? देखें, बात सुने, गेंद गीला होगा, थोड़ी बॉलिंग हमें मुश्किल होगी, क्योंकि टॉस जीतना उनके लिए एडवांटेज था, लेकिन फ़खर को बहुत गलत आउट दिए, मैं अल्लाह कह रहा हूँ, और वो साफ नज़र आ रहा था, वो क्लोज कॉल भी नहीं थी, वो बम बॉल था, तो वो तो हो गया। दे हैव बैटेड रियली वेल। अगर ये टोटल कर जाते हैं अबाउट 170, इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होगा चेजिंग, डिस्पाइट के गेंद गीला हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान न्याज साहब। वक्त एक ब्रेक के बाद हमारा आज का हॉट इशू। वक्त है हमारे आज के हॉट इशू का। आज़ाद जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है इस पे बात करेंगे, और 29 सितंबर को कॉल दी है वहाँ की अवामी एक्शन कमेटी ने पूरे आज़ाद कश्मीर में पहिया जाम की और शटर डाउन की। उसके बारे में उनके कुछ मुतालबात हैं, उन मुतालबात पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब, और उनसे बात करेंगे ये क्या ऐसी सिचुएशन है। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताइएगा, जो 29 सितंबर की कॉल उन्होंने दी है, और उसके हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ चल रहा है उनके ख़िलाफ़ भी, उनके हक़ में भी, ये इस हद तक सिचुएशन क्यों आ गई, जबकि 2 साल पहले तो उन्होंने कुछ मुतालबात रखे थे जो आपकी हुकूमत ने मान भी लिए थे, फिर अब क्या झगड़ा है? दुनिया में एहतजाज का और मुतालबात मनवाने का जो जमहूरी और मुरवजा तरीका है, वो सिविल सोसाइटीज़ पब्लिक मोबिलाइजेशन की कॉल देती हैं, लेकिन उसकी बेस ये होती है कि एक तो रियासती आइन के अंदर रहना है आपने, दूसरा तशद्दुद की जानिब नहीं जाना, और तीसरा पुरअमन रह के आपने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना है अगर आप असेंबली का हिस्सा नहीं। लेकिन पब्लिक मोबिलाइजेशन तो तब होती है जब बातचीत ख़त्म हो जाए या नाकाम हो जाए, तो बातचीत नाकाम क्यों हुई है? नहीं हो कि नहीं? देखें, 2 मुख्तलिफ बातें हैं। एक तो जब गुज़श्ता जिन 2 अदवार की आपने बात की, एक दफ़ा सस्ती बिजली और आटे का मामला था और एक दफ़ा एक प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस का मामला था, ठीक है, वो इश्यूज रिजॉल्व हो गए। अब चूँकि आदत हो गई है बात मनवाने की, तो फिर अब ज़बरदस्ती बात मनवाने की रविश पे कायम रखा जाए। अच्छा, इस जुमले की को इस हद तक भी मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूँ कि अगर आपको फिर कोई तीसरी दफ़ा कोई अवामी खिदमत का कोई नया आपके जहन में आइडिया आ गया तो उसको भी बैठ के डिबेट करना चाहिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप ये मुतालबा करते हैं कि जी महाजरीन जम्मू कश्मीर की नशिस्तें ख़त्म करके मसला कश्मीर के साथ वो खिलवाड़ किया जाए जो हिंदुस्तान उल्टा लटक के 77 सालों में नहीं कर सका, तो फिर ये वो रेड लाइंस हैं कि जिनके ऊपर गुफ्तगू क्या, जिनके ऊपर सोच भी ममनू। अब ये महाजरीन की वो नस्ल है जिनके आबाओ अजदाद ने अपनी माल जान इज़्ज़त आबरू सब कुछ तरीके ज़रिए कश्मीर के लिए लुटा दी है। आप
हिंदुस्तान को देखें तो 35A और 370 के खात्मे के बाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने 65 लाख गैर रियासती लोगों को हिंदुस्तान के बकिया सूबों से उठा के कश्मीर में आबाद कर दिया, ताकि कहीं अगर इस्तिस्ताबराई की बात आती है तो मुस्लिम अक्सरीती पॉपुलेशन को कम दिखाया जा सके। और उन्होंने वहाँ अपनी कठपुतली में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रखी हुई है असेंबली में, वो बढ़ा दी। तो हम उसके मुकाबले में अगर ये चाहें कि जो ओरिजिनल स्टेट सब्जेक्ट हैं बाप दादे परदादे के ज़माने से, उनका भी खात्मा करें, तो फिर कल ये मुतालबा क्यों कर दे कि जी जो डायस्पोरा आपका 15 लाख 12 लाख जो बाहर बैठा हुआ है उसकी मखसूस नशिस्त भी ख़त्म कर दें। तो ये जो आइनी मुतालबात हैं, इनके लिए तो आपको पॉपुलर बयानियाँ नहीं चाहिए। जब आप कहते हैं ना हम अवामी नुमाइंदगी के दावेदार हैं, तो अब साथ साथ मुझे ये बताइए कि अवामी नुमाइंदगी के दावे की परख क्या है? आपको एक पार्टी रजिस्टर करानी है, इलेक्शन में जाना है, और अगर आपका बयानिया इतना पॉपुलर है 2/3 अक्सरियत लेके आ जाएं और आके कर दें। इनकी कोई सियासी जमात नहीं है सर, ये चूचू का मरबा है। तो चूचू का मरबे को कौन सपोर्ट करे? मनसब के तकाजे आड़े आते हैं कि शायद साबिक वज़ीर आज़म होने के बाद मैं आपके इस सवाल का बड़ा एलेबोरेट जवाब दे सकूं। आपने एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया मिस यूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स, उसको ब्लैक एंड वाइट में लेके आए ना। मैंने उसका जवाब क्या दिया कि मेरा वज़ीर जो है पाकिस्तान की 4 सूबाई असम्बलियों, गिलगित बल्तिस्तान, बांग्लादेश, मुल्का हिंदुस्तान की सूबाई असम्बलियाँ जो गिरदोनवा में जितनी हैं, उनका कंपैरिजन ले आएँ और मुझे ये कायल करें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली का जो मेंबर है वो पैसे उसकी तनख्वाह ज़्यादा है या एज अ वज़ीर तनख्वाह ज़्यादा है। अब अगर सोशल मीडिया पे कोई आवारा मंच लिख देता है कि जी 9 लाख फी वज़ीर ले रहा है, तो मेरे पास तो जो AG की तस्दीक शुदा रसीद है जो हमने जारी की है। आवारा मंच क्यों कहा आपने? आपसे बेहतर कौन जानता है कि 5th जनरेशन पॉलिटिक्स क्या है। जब मैंने माफियाज पे क्रैकडाउन किया तो जो बरह रास्त नहीं लड़ते वो फिर कलम खरीद लेते हैं। बात यह है कि ये तो फैसला किसने करना है? आज़ाद कश्मीर के वोटर ने। अब 33 हल्कों में 33 लाख वोटर है। अगर 5-7 हज़ार का जत्था उस 33 लाख के कलेक्टिव विजडम को यरगमाल बनाए। 5-7 हज़ार लोग हैं ये, मेरा ख्याल है आप देखेंगे आने वाले दिनों में तादाद सामने आ जाएगी। फिर कैसे स्ट्राइक पूरे कश्मीर में करवा लेंगे? और ट्रांसपोर्ट मेरी अर्ज सुने, इनको लीड कौन कर रहे हैं? कुछ नेशनलिस्ट दोस्त और ताजर हजरात। मसला क्या है कि अगर ये 5-7 हज़ार से या 15 हज़ार भी कर दें, मेरे पास जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए पहला और आखिरी आईनी टूल है, दैट इज पुलिस ऑफ आज़ाद कश्मीर। थानों की कुल नफरी मिला के मेरे पास जो ऑपरेशनल फोर्स है वो 4000 से भी कम बनती है। ये है वो मिथ जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसमें जो साइफर की बात आ रही है जी कि साइफर आया है कोई, वो साइफर क्या है, क्या कहानी क्या वो पीछे? मीडिया पे जो मैंने तस्वीरें देखी हैं वो वहाँ से मैंने डाउनलोड करके उसको पढ़ा। वो साइफर एक कॉन्वर्सेशन है एम्बेसी ऑफ इंडिया इन जेनेवा। उसके लोग जो यूके नैप के लोग हैं, जिनमें शौकत कश्मीरी साहब हैं, वो ऑलरेडी इंडियन एसेट ही हम उनको वो तकरीबन आप समझ लें, ठीक, उनके साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं और उनको वो एक डॉक्ट्राइन दे रहे हैं कि आज़ाद BLA के हवाले से बात है उसमें, और फिर फंडिंग की बात है जो मैंने देखी है मोटी मोटी, जो मुझे समझ में आई, और फिर एक रोड मैप है कि इस तरह आपने आज़ाद कश्मीर में डिस्टेबलाइजेशन और अनरेस्ट पैदा करना है। अच्छा, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वो मीडिया में रिपोर्ट हुआ। अच्छा, जब वो मीडिया में रिपोर्ट हुआ तो उस साइफर के बारे में 3 लोग हैं जो बरह रास्त उस पर कमेंट करने के मजाज है मेरी ज़ाती राय में। एक जेनेवा का इंडियन एम्बेसी, दूसरे यूके नैप के लोग, तीसरे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया। तीनों से वो रेलेवेंट है, वो उसकी तायद भी कर सकते हैं, तरदीद भी कर सकते हैं, वो बता भी सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। हमारे पास तो एक मीडिया का डॉक्यूमेंट है। अब जब आज़ाद कश्मीर में जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी के लोग ये कहेंगे कि ये साइफर जनाब जाली है या इसको वज़ीर आज़म कहीं से ले आया है, तो आप मुझे बताएं कि फिर तो मैं ये कहने में हक बजाने भूंगा ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं पूरा शतीर है। तो इसके अलावा आपके पास कोई और एविडेंस हो जो ये चीज़ इस्टेब्लिश करे कि वाकई इंडिया इसके पीछे है? जैसे बलोचिस्तान के अगर हम बात करें, KP की बात करें, TTP है वहाँ पे, उसके पाकिस्तान के पास बहुत एविडेंस है कि इंडिया उसके पीछे है दोनों के। देखिए मेरी गुजारिश सुनिए, 2 चीज़ें हैं। एक रॉ के लिए काम करने वाले उनके जासूस जिस तरह गुलभूषण यादव है, और एक ऐसा एजेंडा जो दुश्मन मुल्क को सपोर्ट करता है। वो डिफरेंट चीज़ें हैं ना। एक में आप बराह रास्त ओनरशिप ले रहे हैं और एक में आप बिला वास्ता अपनी प्रॉक्सीज के जरिए खेल रहे हैं। अब जहाँ तक ये सवाल है कि मेरे पास इसके क्या सबूत हैं, तो आज़ाद कश्मीर में रॉ की इन्वॉल्वमेंट के तो मेरे पास बिल्कुल सबूत हैं। अच्छा, बिकॉज आई एम अंडर ओथ और मुझे सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तकाज़ों का भी पता है, तो जो हसास मालूमात हैं वो दुनिया का कोई मौजूद मुल्क और किसी मुल्क का सरबराह भी मीडिया पे तो शेयर नहीं करता। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर
इस साइफर के हवाले से आपको तरदीद करने की नौबत क्यों आ रही है? हुकूमत ने या आज़ाद कश्मीर के किसी सियासी क़यादत ने जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन अवामी एक्शन कमेटी का नाम लेके नहीं कहा कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं। अब आप इसकी तरदीद क्यों कर रहे हैं? करना क्या आपने? आपको ये चाहिए था जी कि हमारा तो इस साइफर से वास्ता ही नहीं, और इस साइफर में जितनी भी जो डॉक्ट्राइन दिया गया हमारा उससे क्या वास्ता, हम तो पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जी ये तिम्बर के डंडे जो हैं ये इसलिए हैं कि रात को हम सफ़र करते हैं और हमारे रास्ते में लगड़ भगड़ और भेड़िए और कुत्ते आ जाते हैं, उनके लिए रखे हुए हैं, जबकि आपका पूरा सोशल मीडिया ये दिखा रहा है कि बेरहमी से आपने आज़ाद कश्मीर पुलिस के जवानों पे हमला किया, क्योंकि हमने उनसे गन्स ले ली थी, इंसानी जान का नुकसान ना हो। एक तरफ आप ये बयानियाँ देते हैं और आपके बयानिए का तजाद आपका सोशल मीडिया दिखा रहा है। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों से हमारी कोई लड़ाई नहीं, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान से भी कोई लड़ाई नहीं। आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो ऑल पार्टीज़ आपने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उसका एलामिया भी जारी हुआ, उसमें मुझे पीटीआई का नाम नज़र नहीं आया। पीटीआई ने तो खुल के जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की हिमायत का ऐलान किया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में रोग एलिमेंट्स भी हैं जिनके बारे में मेरे पास इतलात, वाक़यात और सबूत मौजूद रोग हैं। एलिमेंट से मुराद क्या आपकी? मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ओथ से कभी आज़ाद हूँगा नहीं, देखिए तो फिर मैं इसको जरूर मैं एक्सप्लेन मीडिया की रिपोर्ट्स की बात कर लेता हूँ। मेरी अर्ज़ मीडिया सुनिए। में आई हैं ये बातें, देखिए। वहाँ पे दहशतगर्दी की वारदातें हुई भी हैं मेरी अर्ज़ सुनिए। और मैं चलें आपको- इनकाउंटर में मारे भी गए हैं लोग। मारे गए हैं ना? हाँ। तो जो लोग मारे गए हैं, जो जिन्होंने आज़ाद कश्मीर पुलिस को शहीद किया, ठीक, किसने उनकी सपोर्ट की, ये भी सारा मीडिया पे मौजूद। एक ये कहते हैं कि हम इदारों का पूरा एहतराम करते हैं, हमारा इदारों से कोई झगड़ा नहीं। पीटीआई का नैरेटिव क्या है? हमारा झगड़ा ही इदारों के साथ है, ठीक। तो मतलब क्या है कि जब ये पब्लिक प्रेशर और हीट फील करते हैं तो इनका सोशल मीडिया नैरेटिव चेंज हो जाता है। ठीक। ये तिम्बर के डंडों को, जिससे इन्होंने पूरी रियासत की पुलिस फोर्स जो है उसके ऊपर हमलावर हुए और मेरे को तकरीबन 100 के करीब लोग इन्होंने पुलिस फोर्स के जख्मी किए। अब ये फरमाते क्या हैं कि ये तिम्बर के डंडे जो हैं ये कुत्तों के लिए और लगड़ बगड़ के लिए। मैंने कहा उनको अपनी सफ़ों में तलाश करें। ये जो गुफ्तगू के तजादात हैं या ये जो गुफ्तगू की मुनाफिकत है, ये खतरनाक है। और अब इसकी तायद कौन कर रही है? पीटीआई। अब वफाकी इदारों से मदद लेंगे 29 सितंबर की इस एहतजाज को काबू करने के लिए? बतौर सियासी कारकुन मेरी क्या ख्वाहिश होनी चाहिए? मामलात अफाम व तफहीम से आइन की हदूद के अंदर रहते हुए गुफ्तो शनीद के जरिए तय पा जाए। ठीक। बतौर वज़ीर आज़म मेरी क्या जिम्मेदारी है कि अगर आज़ाद कश्मीर में तशद्दुद, दहशतगर्दी, जलाओ घराओ, आर्सनल लूटिंग, सरकारी इमलाक पर हमले, आम शहरी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, उसको नुकसान पहुँचाने की कोई ख्वाहिश, कोई जो आइन का आर्टिकल 5 है जो राइट ऑफ मूवमेंट को इंश्योर करता है, उसके साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश, तो फिर बतौर वज़ीर आज़म मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं रियासती आइन को बहाल रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो मुमकिन ज़रूरी इक़दाम है वो उठाऊँ। अच्छा, ज़रूरी इक़दाम में ज़ाहिर है हर किस्म का कदम आप कह रहे हैं ऑन द टेबल है ऑप्शन। बातचीत की आप उन्हें फिर दावत देना चाहते हैं? वो कौन सा सियासी कारकुन है जो ये कहेगा कि मैं बात करने के लिए तैयार नहीं? कोई कॉन्टैक्ट राब्ते हैं उनसे? मेरी कैबिनेट की कमेटी मौजूद है। बहुत शुक्रिया चौधरी अनवारुल हक Thank you, साहब sir. बात करने का। और जैसे कि आपने सुनी है बात, कुछ मसाइल जेन्युइन हैं, करप्शन की बात हुई है, बैड गवर्नेंस की बात हुई है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो सिचुएशन है ख़ास तौर पे पाक भारत तनाज़े के बाद और उसमें पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिली है, ये बात मुसलसल हो रही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल एक साजिश जारी है इसको डिस्टेबलाइज़ करने की। और इसमें बहुत सारी क़ुव्वतें हैं, बैरूनी क़ुव्वतें, उन सब को मुकाबला करने के लिए एक जो बेसिक एलिमेंट आ रहा है वो ये है कि इत्तेहाद हो और गवर्नेंस बेहतर की जाए। तमाम जगहों पर जिनका मैंने नाम लिया है, गवर्नेंस बेहतर होगी, करप्शन कम होगी, तो पाकिस्तान इस मौके से फ़ायदा उठा के अपनी हालत बेहतर कर सकता है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।